नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस की जून 2025 की करंट अफेयर की मैगजीन कर रहे थे और उसमें हमने पॉलिटी कवर कर लिया था। आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और आज उसको हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन पूरा एक ही वीडियो में कवर कर लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 40 से 45 मिनट की वीडियो हो सकती है, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन उससे पहले अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उससे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि पहली खबर क्या है। तो आपके सामने मैं करता हूँ और देखते हैं कि क्या है आज की सारी खबरें। थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे और जो भी डिटेल में है संक्षिप्त सुर्खियाँ वो भी पढ़ेंगे। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है। इसमें पहली खबर जो है भारत और संघाई सहयोग संगठन से जुड़ी हुई खबर है। तो अभी आपको पता होगा कि चीन में जो है, चीन के किंगदाओ में एससीओ की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे रक्षा मंत्री ने जो है उसका जो भी कह सकते हैं वक्तव्य था उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था आपको भी पता होगा कि क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो भी घटनाएं हुई उनका तो वर्णन था, उनके बारे में कहा गया था। बात करते हैं कि ये वक्तव्य होता क्या है। तो जो एससीओ चार्टर के अनुसार होता क्या है कि समूह के फैसले, जो भी एससीओ समूह के फैसले होंगे वो वोटिंग से नहीं लिए जाते बल्कि आपसी सहमति से लिए जाते हैं। यदि किसी सदस्य देश ने किसी भी निर्णय पर आपत्ति नहीं जताई तो उसे निर्णय स्वीकार मान लिया जाता है, लेकिन अगर कोई भी देश जो है अपनी आपत्ति जताता है तो फिर वो निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अगर बात किया जाए भारत ने जो है क्यों हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो पहला तो कारण मैंने बता दिया है कि आतंकवाद का जो दोहरा मापदंड आपको देखने को मिलता है। जैसा कि पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं, जबकि बलूचिस्तान में हुई उग्रवादी गतिविधियों को शामिल किया गया। ठीक है। और भी बातें हैं जैसे कि मुख्य सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं चाहता भारत, क्योंकि भारत हमेशा मानता है कि शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं रह सकते। यह सिद्धांत बहुपक्षीय मंचों पर भी किसी भी हाल में बदलने योग्य नहीं है। यानी कि माना जाना चाहिए कि शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं रहेंगे। बात करते हैं कि एससीओ फ्रेमवर्क के तहत भारत के लिए रणनीतिक अवसर देखने को मिलता है। किस तरह से एससीओ जो है भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर बना के देता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एससीओ के माध्यम से हम लोग मध्य एशिया, जो हमारा मिडिल एशिया है, वहां से जुड़ाव और भू राजनीतिक पहुंच आसानी से मिल पाती है। जैसे कि एससीओ है, इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे मध्य एशियाई गणराज्य जिसमें शामिल हुए हैं। वहां से हमको कनेक्टिविटी जो है, वहां से कनेक्टिविटी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति जो हमारी है, हम लोगों की जो कनेक्ट एशिया नीति है उसके जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। और साथ ही साथ आर्थिक और ऊर्जा सहयोग में भी आपको हेल्प मिल सकती है। आपको पता होगा कि 2022 में जो कजाकिस्तान है उसने यूरेनियम का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पादित किया था। विश्व का लगभग 43% यूरेनियम कजाकिस्तान ने उत्पादित किया था। क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो भारत की परियोजना है, वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, उसमें भी इसकी मदद चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन के साथ संवाद, तो आपको देखने को मिलेगा एससीओ द्विपक्षीय तनावों के बावजूद संवाद बनाए रखने के लिए राजनयिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। हमारे रिश्ते जो है कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के साथ दिक्कतों में रहते हैं, फिर भी एससीओ के माध्यम से हम उनके साथ बात करने में सफल होते हैं कुछ ना कुछ। बात करते हैं एससीओ को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं भारत की, जैसे कि चीन का बहुपक्षीय प्रभाव। अपने नेतृत्व में चीन चाहता है कि अपने नेतृत्व में इसे बहुपक्षीय मंच बनाए, ठीक है, जो उसके भू क्षेत्रीय या फिर क्षेत्रीय भू आर्थिक और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाए। जैसे कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका है, बीआरआई प्रोजेक्ट है, वो इन क्षेत्रों में प्रमुखता दिलाने में मदद करता है एससीओ के थ्रू। संगठन के विस्तार को लेकर दुविधा है, जैसे कि अभी हाल ही में बेलारूस को एससीओ में शामिल किया गया था, जबकि एससीओ जो है बना था शुरुआत में जो है मध्य एशिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे वैश्विक पहचान बढ़ती जा रही है। इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो फोकस है वो कमजोर होता जा रहा है। एससीओ की प्रभावशीलता के बारे में भी बात किया जाए तो एससीओ की जो प्रभावशीलता है
जरूरी कार्यकारी संगठन का इसमें कहीं न कहीं कार्यकारी गारंटी की अभाव देखने को मिलता है। जैसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन था हमारा, उसी तरह से ये केवल जो है विचार और मतों की घोषणाएँ और मंच बनकर इसी तरह से रह गया है। और साथ ही साथ इसकी पश्चिम विरोधी छवि भी कहीं न कहीं देखने को मिलती है, तो ये भी एक इसका रीज़न है इसकी चिंताओं में जुड़ी हुई। अब बात करते हैं एससीओ में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहयोग के बीच कैसे संतुलन बनाता है। तो आपको देखने को मिलेगा चीनी हितों पर रणनीतिक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। जैसे कि 2023 के एससीओ शिखर सम्मेलन में जो पाकिस्तान में हुआ था, उसमें भारत ने उस पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसमें चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन किया गया था। तो ऐसे भारत जो है कर सकता है, ठीक है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत जो है पाकिस्तान और चीन धुरी एजेंडे से कैसे निपट रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सिद्धांतों के साथ चयनात्मक भागीदारी देखने को मिलेगी। एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स जिसको बोलते हैं, सदस्य देशों के बीच आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समन्वयन करता है। तो इसमें भी कहीं न कहीं भारत को जो है संतुलन देखने को मिलता है। विकासोन्मुखी मंच को बढ़ावा देना, जैसे कि पारंपरिक चिकित्सा और स्टार्टअप का नवाचार पर सहयोग के लिए एससीओ का उप समूह आपको देखने को मिलता है। एससीओ को एक पश्चिम विरोधी मंच के रूप में ना देखा जाए, इससे ये सुनिश्चित होता है कि इससे विकासोन्मुखी मंच के माध्यम से, यानी कि पारंपरिक चिकित्सा और स्टार्टअप जो नवाचार है उसको बढ़ाने से इसका जो है कहीं ना कहीं ये होता है, ये पश्चिम विरोधी नहीं है। और बात करते हैं कि रूस के साथ करीबी संबंधों का लाभ भी उठाता है यहाँ से भारत कहीं ना कहीं, जैसे भारत और रूस एससीओ के मुख्य एजेंडा पर मिलकर काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं एससीओ। तो इसकी जो मुख्यालय देखने को मिलेगा ये आपको बीजिंग चीन में देखने को मिलेगा। एससीओ का जो भी मुख्यालय है, उत्पत्ति हुई थी 1996 में संघाई 5 के नाम से। 1996 में संघाई 5 के नाम से एक संगठन बनता है और इसका औपचारिक रूप जो है 2001 में शिखर जो संघाई शिखर सम्मेलन है उसमें आपको देखने को मिलेगा चीन था, रूस था, किर्गिज गणराज्य था, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था। अगर इसके मुख्य कार्यों के बारे में देखा जाए, जो एससीओ है ये किस तरह के कार्य करता है, तो विश्वास, मित्रता, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध, शांति, सुरक्षा, स्थिरता, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और गणतंत्र, इस तरह के जो नवीन इनके जो परिभाषाएं हैं, नवीन व्यवस्थाएं हैं, उनको बढ़ावा देना। वर्तमान में इसके 10 सदस्य आपको देखने को मिल जाते हैं कि वर्तमान में जो हमारा एससीओ है इसके 10 सदस्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और साथ में ही भारत, पाकिस्तान और ईरान के साथ बेलारूस इसी वर्ष जो है इसमें शामिल हो गया। आपको याद रखना है इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं इसकी संरचना की, तो इसमें दो जो है आपको देखने को मिलेगा, दो तरह से, एक राष्ट्राध्यक्षों की परिषद होती है और एक सरकार प्रमुखों की परिषद होती है। राष्ट्राध्यक्ष जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति और सरकार प्रमुख जैसे प्रधानमंत्री जी। तो जो राष्ट्राध्यक्षों की परिषद होगी वो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था देखने को मिलेगी। वहीं पे जो सरकार का जो प्रमुख होगा उसमें जो है दूसरा सर्वोच्च निकाय देखने को मिलता है। दो स्थायी निकाय हैं इसके, एक सचिवालय है जो बीजिंग और चीन में है और दूसरा है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रैट्स, ये देखने को मिलता है आपको ताशकंद में जो कि उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। इसको जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसमें क्या है पर्यवेक्षक का दर्जा, ऑब्जर्वर का दर्जा भी इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं वैश्विक द्विपक्षीय व्यवस्था को नया आकार देने में आखिर एससीओ की भूमिका क्या है। तो देखने को मिलेगा ये जो एससीओ है ये जो यूरेशिया का लगभग 80% भूभाग है उसमें फैला हुआ है। दुनिया की लगभग 42% आबादी एससीओ कंट्रीज में रहती है और साथ ही इसकी जो जीडीपी है दुनिया की उसमें 25% का योगदान करते हैं। बात करते हैं पश्चिमी वर्चस्व को भी ये कहीं ना कहीं चुनौती देखता है और साथ ही सुरक्षा की कमी को भी पूरा करता है। जैसे 2021 में नाटो गठबंधन से हटने के बाद अफगानिस्तान में जो सुरक्षा शून्यता उत्पन्न हुई एससीओ उस पर काम किया। तो इस तरह से हमने पहली न्यूज कवर कर ली है जो एससीओ से जुड़ी हुई थी। अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली खबर है चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़ देखने को मिल रहा है। आपने भी हाल ही खबरों में देखा होगा कि चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों मिलके एक गठजोड़ बना रहे हैं, या फिर कह सकते हो इनकी बैठक हुई थी
तो उसी से रिलेटेड ये खबरों में आ गया है। तो बात करते हैं इस बैठक का उद्देश्य क्या था। ठीक है, इन तीनों ने अपनी जो त्रिपक्षीय बैठक की, इसका उद्देश्य क्या था? तो उस उद्देश्य बस यही है, कहने को तो ये है कि क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। और साथ ही यह चीन द्वारा भारत के पड़ोस में शुरू की गई दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता देखने को मिलेगी। एक और त्रिपक्षीय वार्ता चलती है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। तो दो आपको देखने को मिलेगा, चाइना दो त्रिपक्षीय वार्ताएं करता है भारत के पड़ोसी देशों के साथ। पहली आपको देखने को मिलेगी भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच में, और दूसरी देखने को मिलेगी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो ये याद रखनी है। तो दोनों जो तीनों देश हैं, तो निम्नलिखित कार्यों पर जो है सहमति प्रकट किया है। जो तीनों देश मिले हुए हैं, जैसे कौन कौन से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें से आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अफगानिस्तान तक विस्तार किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्षेत्रीय आपसी संपर्क है, इसके नेटवर्क को मजबूती प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कई विश्लेषण जो है चीन, तुर्की और पाकिस्तान के बीच उभरते हुए रणनीतिक गठजोड़ की ओर भी इशारा कर रहे हैं। अच्छा, बात करें कि इससे होगा क्या, तो इसका जो भारत का पारंपरिक प्रभाव है उसको कहीं ना कहीं चुनौती देखने को मिलेगा। जैसे कि अफगानिस्तान में जो भारत का हमारा पारंपरिक तरीके से हमारा जो प्रभाव है वो कम देखने को मिलेगा। और साथ ही चीन का उद्देश्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक रणनीतिक सामरिक प्रभाव क्षेत्र बनाना है। अब बात करते हैं कि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव। तो दक्षिण एशिया जो है, इसमें किस तरह से जो चीन है वो अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, तो ये जो हमारा पाकिस्तान का जो रक्षा आयात है वो आपको पता होगा कि लगभग वो चाइना पे डिपेंडेंट है। मालदीव के बारे में बात किया जाए तो जो चीन मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज और आवास परियोजना है उसके माध्यम से। नेपाल के अंदर बात किया जाएगा तो जो चाइना है वो आपको पता होगा पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रस्तावित ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी, इन परियोजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं नेपाल में ये अपनी पैठ बना रहा है। और श्रीलंका की बात किया जाए तो आपको पता होगा चीन ने जो हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका का, उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया था। बांग्लादेश की बात किया जाएगा तो आपको पता होगा जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश में, तब से कहीं ना कहीं बांग्लादेश चाइना की ओर अपना झुकाव ज्यादा दिखा रहा है। तो उसी के माध्यम से जो रक्षा सामग्री है उसका भी आपूर्तिकर्ता काफी बड़ा बांग्लादेश देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए कि ये जो त्रिपक्षीय संबंध हुए हैं इनको बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा पाकिस्तान और चीन दोनों के भारत से लंबे समय से सीमा विवाद रहे हैं। जैसे कि 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध, उसी के बाद पाकिस्तान भारत युद्ध, इसके बाद ही कहीं ना कहीं हमारा चाइना और पाकिस्तान एक साथ होते हुए दिखते हैं। चीन की आक्रामक क्षेत्रीय नीति के बारे में बात किया जाए कि ये जो है जो अपना चाइना है दक्षिण एशिया में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाकर क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करना और हिंद महासागर के व्यापार मार्गों तक पहुंच हासिल करना है। अब बात करते हैं भारत के खिलाफ रणनीतिक संतुलन स्थापित करना भी कहीं ना कहीं चाइना का एक एजेंडा रहता है। बांग्लादेश जैसे देश भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कमतर करने और अधिक रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए चीन के साथ संबंधों का लाभ उठाते हैं। अवसंरचना कूटनीति बात करते हैं कि जो भारत और चीन के पड़ोसी देश हैं इनमें जो चीन है वो भारत के पड़ोसी देशों को तीव्र गति से और बड़े पैमाने पर अवसंरचना के विकास के लिए धन उपलब्ध करा रहा है। तो ये इनसे कहीं ना कहीं जो है बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं भारत के लिए चीन के बढ़ते हुए प्रभाव से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं, इसके मतलब क्या है, इसके निहितार्थ क्या है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं भारत को भू रणनीतिक तरीके से क्या करता है, घेराबंदी करता है भारत की स्टिंग ऑफ पल्स के माध्यम से, जो भारत के चारों ओर कहीं ना कहीं वो कई सामरिक बंदरगाहों पर पहले ही अपनी मौजूदगी बना चुका है। जैसे कि हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका का। बांग्लादेश की जमीन पर विद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा देकर पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर करने में भी इसका कहीं ना कहीं योगदान रहता है। और बात करते हैं समानांतर क्षेत्रीय सहयोग की। चीन द्वारा बनाए गए वैकल्पिक क्षेत्रीय मंचों के कारण भारत नेतृत्व वाले मंच जैसे बिम्स्टेक है उसका महत्व कहीं ना कहीं कम हो जाता है। बिम्स्टेक
क्या है, तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। क्षेत्रीय प्रभाव में भी कहीं न कहीं भारत को कमी देखने को मिलती है, जैसे कि बांग्लादेश ने तीस्ता नदी परियोजना में चीन को शामिल करने की रुचि दिखाई है, जो लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय रहा है। भारत की कनेक्टिविटी संबंधी पहलों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि BBIN जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC है, इसमें भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना इस पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करता है। बात करते हैं भारत इसके लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपना रहा है, तो भारत देखने को मिलेगा जैसे कि रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से संतुलन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रणनीतिक साझेदारियां, जैसे कि हम लोग क्वाड बनाते हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर के क्या बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं। ठीक है, विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन, हम लोग विकास क्रियाओं का जो क्रियान्वयन है वो भी करते हैं। इसके लिए करना क्या चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ही एक सेल स्थापित की जानी चाहिए, विशेष सेल स्थापित करनी चाहिए, जिसका काम ही केवल ये होना चाहिए कि पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाओं और पहलों के लिए समन्वय किया जाए। ठीक है, डेवलपमेंट फंड जैसे बिमस्टेक है, उसके जो क्षेत्रीय मंचों के अधीन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्षेत्रीय विकास कोष स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय या फिर क्षेत्रीय फ्रेमवर्क पर भी काम किया जाना चाहिए, नियमित समीक्षा करनी चाहिए, इन्हें बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाना चाहिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की है उसको बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। RIC जो हमारा ट्रॉइका देखने को मिलता है, रसिया, इंडिया, चाइना, इसको फिर से सक्रिय करने की रुचि दिखा रहा है चीन और रूस, जो कि 1990 के दशक के अंत में रूस ने शुरू किया था, लेकिन 2020 में जब से गलवान घाटी संघर्ष हुआ भारत और चीन के मध्य, इसको जो है ये जो है कहीं ना कहीं निष्क्रिय अवस्था में RIC ट्रॉइका आ गया था। तो ये हो गई जो दो खबरें हो चुकी हैं। जो दूसरी खबर थी उसमें से चाइना लेड जो भी त्रिपक्षीय संबंध दिख रहे हैं, त्रिपक्षीय गुट दिख रहे हैं, उसके बारे में भारत की क्या चिंताएं होनी चाहिए, क्या सारी चीजें होनी चाहिए, वो भी हमने पढ़ लिया है। चलते हैं अगली खबर की ओर, देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर मिडिल ईस्ट से है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान संघर्ष। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत किया था। इसके तहत ईरान के परमाणु ढांचे और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर एक बड़ा हमला किया गया था। बात करते हैं कि इजराइल के हमले घटनाएं क्या रही, संघर्ष की प्रमुख घटनाएं। इजराइल के हमले मामला तब हुआ जब IAEA, ठीक है, उसने क्या किया कि जो 35 सदस्यों की देशों की बोर्ड शासी बोर्ड है, उसके मतदान के बाद होता है। होता क्या है कि ईरान को 1974 के समझौते का उल्लंघन करता इसमें घोषित किया जाता है IAEA के द्वारा, और ऐसा निष्कर्ष 2006 के बाद अब आता है। इजराइल ने ईरान के हमले के खिलाफ अपनी नई हवाई रक्षा प्रणाली बराक मॉगेन या फिर लाइटनिंग शील्ड का यहाँ पे सक्रिय किया था। तो ये भी याद रखना है आपको, बराक मॉगेन और लाइटनिंग शील्ड कहाँ से जुड़ी हुई, तो इजराइल से। ठीक है, बात करते हैं कि जब इजराइल ईरान पे अटैक करता है, उसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया क्या होती है, तो ईरान जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करता है, और इसके माध्यम से आपको कहीं न कहीं यहाँ पे कई कार्यवाहियां देखने को मिलती हैं। बात करते हैं इसमें अमेरिका की भागीदारी की, तो अमेरिका ने मिडनाइट हैमर जो है शुरू किया था ऑपरेशन, उसके माध्यम से 3 परमाणु प्रतिष्ठान जो ईरान के हैं, याद रखना है, नितांज जो कि ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र था, इस्फहान और फोर्डो, इन तीनों जगह पे क्या किया जाता है, अमेरिका के द्वारा GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सटीक निर्देशित पारंपरिक बम है और जो कि सतह के नीचे 200 फीट नीचे तक प्रवेश करके विस्फोट कर सकता है। तो याद रखना। बात करते हैं भारत की इसमें प्रतिक्रिया रही, तो भारत की न्यूट्रल ही प्रतिक्रिया रही, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। भारत क्या कहता है कि भारत ने 2 पक्षों से अपील की कि वे उकसावे वाले कदम ना उठाएं और फिर से वार्ता की राह पर लौटें।
भारत ने ईरान इजराइल संघर्ष पर एससीओ की जो चर्चाओं में हिस्सा लेने से परहेज किया। इसमें इजरायली सैन्य हमलों की निंदा की गई थी। बात करते हैं जो इजराइल ने यूज किया बराक मागिन या फिर लाइटनिंग शील्ड ईरान के हमले के खिलाफ या कह सकते उसे बचने के लिए। तो बात करते हैं होता क्या है। बराक MX मिसाइल रक्षा प्रणाली का विशेष संस्करण देखने को मिलेगा। मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एक टाइप का। नौसेना के जहाजों को विभिन्न हवाई खतरों जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है नौसेना के जहाजों को। ठीक है, यह इजराइल की मौजूदा प्रणालियों आयरन डोम, डेविस स्लिंग्स, एरो और भविष्य की लेजर प्रणाली आयरन बीम की संपूरक है। बात करते हैं ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के प्रभाव की। तो इससे कहीं न कहीं परमाणु तनाव कम न होने की वजह से, यानी कि परमाणु जो तनाव है वो कम ना होके वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो देखने को मिलेगा यहाँ पे अब देखते हैं अग्रिम सैन्य कार्रवाई परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाए गए वैश्विक मानकों की साख को कमजोर करती है। ये मानक परमाणु अप्रसार संधि के तहत स्थापित किए गए थे। अब बात करते हैं ईरान ने जो जैसे ही अटैक होता है तो ईरान क्या करता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उससे अपना सहयोग को निलंबित सस्पेंड कर देता है। एनपीटी से बाहर निकलने की योजना बना रहा है और साथ में ही संकेत मिलते हैं कि वह अब जो है खुलकर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कार्य करेगा। व्यापार और ऊर्जा के लिए खतरा, जो हार्मुज स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है, जो हार्मुज स्ट्रेट है आपको देखने को मिलेगा, ये ईरान है मैप में, और ये आपको हार्मुज स्ट्रेट, ये वाली हार्मुज स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है। तो जो ईरान की संसद है वो कहती है कि हम जो हार्मुज स्ट्रेट है, हार्मुज जल डमरू मध्य है, इसको बंद करने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दिया, जो कि जिससे होगा क्या कि जो वैश्विक स्तर पर है कच्चे तेल और LNG की कीमतें बढ़ सकती हैं, और साथ ही जो शिपिंग बीमा है, माल ढुलाई है, उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जल डमरू मध्य ये जो हमारा हार्मुज स्ट्रेट है देखने को मिलेगा कि यहाँ से विश्व के 35% तेल, 20% LNG का व्यापार होता है। समुद्र के नीचे बिछी हुई कुछ केबल अवसंरचना में बाधा आ सकती है, जैसे हाई कैपेसिटी रूट जैसे यूरोप इंडिया गेटवे, फ्लैग फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब। जो इजराइल ईरान संघर्ष वाले समुद्री क्षेत्रों जैसे लाल सागर, गल्फ ऑफ ओमान और हार्मुज जल डमरू मध्य के पास अवस्थित समुद्री मार्ग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खतरा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति शून्यता के बारे में, पावर वैक्यूम के बारे में। ईरान के कमजोर पड़ने से सीरिया, इराक और लेबनान में उसका प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे भविष्य में इन देशों में नवीन संघर्षात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है। ईरान ने अपने सहयोगियों की मदद से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नामक अनौपचारिक समूह के जरिए क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रखा है। बात करते हैं भारत के प्रभाव, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसे कि ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत जो है ईरान से तेल नहीं आयात कर पा रहा है। ठीक है, जो 2017 में $14 बिलियन था वह 2024 में $1.4 बिलियन है। ठीक है, इजराइल के बारे में बात किया जाए तो 2022 में भारत इजराइल से $11 बिलियन का व्यापार करता था और वर्तमान में 2024 में घटकर $3.75 बिलियन हो गया है। भू राजनीतिक निहितार्थ इसके क्या निकलते हैं, तो इजराइल रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में अहम साझेदार भारत का दिखता है, वहीं पे ईरान ऊर्जा और यूरेनियम तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ईरान के माध्यम से ही कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बना करके जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अवसंरचना और कनेक्टिविटी, जैसे कि हमारा चाबहार बंदरगाह है, हम उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी परियोजनाएं प्रभावित होंगी। और साथ ही इजराइल में हमने हाइफा पोर्ट जो है, हाइफा बंदरगाह, वहाँ पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया, जिससे कि आईमेक हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो हमारा कॉरिडोर था उसमें भी कहीं ना कहीं बाधाएं देखने को मिलती हैं। भू राजनीतिक पुनर्संरचना के बारे में बात करते हैं। ईरान का पतन होता है यदि, तो पश्चिम एशिया बहुध्रुवी से बदल करके अमेरिका के नेतृत्व वाली एक ध्रुवीय ढांचे में बदल जाएगा, जिससे कि भारत का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जो मध्य एशिया है, जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे
गैर पश्चिमी देशों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं विदेशों से भारतीयों की सुरक्षा के लिए। भारत ने यहाँ पे इजराइल और ईरान दोनों से अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था, ये भी याद रखना है। तो ये खबर भी हो गई, 3 खबरें हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में खबरें हैं और टाइम भी इनमें लगेगा, आपको इनको समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, 2 से 3 बार देखिएगा और आसानी से इसको कवर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। अगली खबर है ग्रुप ऑफ 7 की, G7 की। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, पहुंचे थे कनाडा के कनानास में, और यहाँ पे G7 का 71वां सम्मेलन हुआ था 2025 का। इस सम्मेलन के दौरान भारत और कनाडा ने जो है अपने द्विपक्षीय, या फिर कह सकते हैं भारत और कनाडा ने अपने संबंधों को फिर से प्रगाढ़ करने का फैसला लिया है। अपने जो उच्चायुक्त हैं उनको जल्दी ही वापस भेजने पर सहमति जताई है। भारत और कनाडा ने अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट पर दोबारा वार्ताएं शुरू कर दी हैं। ये सारी खबरें हैं, ठीक है। जनरल सी बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन है जो हुआ, इसकी प्रमुख घोषणाएं क्या क्या रही। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कनानिस्क वाइल्ड फायर चार्टर है, इसमें जो है बताया गया है कि होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण को अपनाया गया है इसमें, यानी कि पारंपरिक ज्ञान संधारणी, वन प्रबंधन और जन जागरूकता अभियान शामिल इसमें किया गया है। भारत जो है इस चार्टर का समर्थन करता है। G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान भी आता है और इसमें जो है आपूर्ति श्रृंखला को संधारणी और भरोसेमंद बनाया जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख पहल आपको इसमें देखने को मिली। G7 गवर्नमेंट AI या फिर GOV ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की गई है। यह क्या है, साझा G7 AI नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बात करते हैं G7 नेटवर्क के बारे में। तो G7 की स्थापना 1975 में होती है और उद्देश्य था कि उस समय का जो भी ऊर्जा संकट था और आर्थिक संकट था, उस समय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। स्वरूप था इसका आज भी है अनौपचारिक संगठन आपको देखने को मिलेगा। विकसित और लोकतांत्रिक देश हैं उनको मिला के इसको बनाया गया, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA और कनाडा, ठीक है। तो याद रखना है कौन कौन सी कंट्री हैं, फ्रांस है, जर्मनी, UK, जापान, USA और कनाडा, ठीक है। रूस को भी 1998 में शामिल किया जाता है, लेकिन 2014 में इसको बाहर कर दिया जाता है। जब तक रूस इसमें शामिल था तो G8 कहा जाता था, लेकिन 2014 में रूस को जब वापस बाहर कर दिया जाता है क्योंकि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तो इसको फिर से G7 कहा जाने लगा। इसका जो हर साल इसकी बैठक देखने को मिलती है। इसके जो मुद्दे होंगे, वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक विषय देखने को मिलते हैं। G7 की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है देख लेते हैं। यूक्रेन संकट में अगर देखने को देखें तो रूस पर प्रतिबंध लगाए आपस में मिलकर G7 देशों ने रूस की फ्रीज की हुई परिसंपत्तियों से यूक्रेन को आर्थिक सहायता प्रदान की। चीनी नीति के बारे में बात किया जाए, चीन की नीति के बारे में तो 2025 में G7 ने ताइवान पर चीन के प्रभाव की निंदा किया, विशेष रूप से वन चाइना पॉलिसी को संदर्भित नहीं किया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही G7 ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया। उद्देश्य है कि चीन की बेल्ट एंड रोड जो पहल है उसको प्रतिसंतुलित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के एजेंडों को प्रभावित करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन, IMF और विश्व बैंक। टैक्स और गवर्नेंस नीति के बारे में बात किया जाएगा। भारत जो है G7 और OECD या G20 के बेस इरोजन एवं प्रॉफिट शिफ्टिंग पर आधारित इंक्लूसिव फ्रेमवर्क का समर्थन करता है, यानी कि उद्देश्य इसका यह है कि वैश्विक कर नियमों को न्यायपूर्ण और स्थिर बनाना और साथ ही लाभ हस्तांतरण तथा कंपनियों के बीच अनुचित टैक्स प्रतिस्पर्धा को रोकना, इस तरह के इसके देखने को मिलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन के खिलाफ भी ये बहुत से कदम उठाता है, जैसे कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की स्थापना G7 ने 1989 में किया था। इसका है क्या, इसका उद्देश्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ठोस उपाय विनियमित करना और उनके प्रवर्तन की निगरानी करना। बात करते हैं कि इसमें डिजिटल गवर्नेंस की भी बात किया जाएगा।
G7 क्लाइमेट क्लब जो है ये 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ग्लोबल साउथ के साथ संलग्नता, G7 ने जो है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे सदस्य देशों से संवाद कर ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी मजबूत की है। लोकतंत्रों का समूह देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं G7 की समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो आपको देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था में इनकी गिरावट। 1980 के दशक में G7 को वैश्विक जीडीपी में लगभग 70% हिस्सेदारी देखने को मिलती थी, लेकिन आज वर्तमान में 44% ही इसकी हिस्सेदारी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आम सहमति आधारित इसमें निर्णय लिया जाता है, इसकी वजह से कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाता है। कानूनी प्राधिकार का अभाव है क्योंकि यह अनौपचारिक मंच देखने को मिलता है, स्थायी सचिवालय या बाध्यकारी कानूनी ढांचा नहीं देखने को मिलता है। ग्लोबल साउथ का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है और साथ ही वैकल्पिक समूहों के प्रतिस्पर्धा जैसे ब्रिक्स जैसे समूह है उनसे भी इसका कंपटीशन रहता है। G7 में भारत के रणनीतिक हित क्या है? तो पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच रणनीतिक संतुलन, भारत इन दोनों के बीच में G7 और जो साउथ हमारा कि ग्लोबल साउथ है इनके बीच में सेतु के रूप में कार्य करता है। आर्थिक और तकनीकी सहयोग भी मिलता है। लोकतंत्र रणनीतिक प्रभाव में भी इसको कहीं न कहीं देखने को मिलता है। द्विपक्षीय वार्ताओं का भी एक मंच है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने जैसे कि गए और कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। तो ये हो गई महत्वपूर्ण खबरें, और इसके बाद की जो खबरें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे नॉइस की दिक्कत है ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये इतनी खबरें आपको समझ में आई होंगी, आपने पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके हाइलाइटेड नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ वीडियो डालते ही। वीडियो पढ़ने के पहले ही वहाँ पे वीडियो की लिंक आ जाती है, शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से भी जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।